हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट 2026 पेपर लीक, एक ऐसी सिस्टमैटिक नाकामी जिसने लाखों बच्चों के फ्यूचर पर सवाल खड़ा कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सोचिए, एक तरफ 22 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, वो बच्चे जो सालों तक दिन रात एक करके अपनी नींद और आराम सब कुछ छोड़कर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ एक सिंगल व्हाट्सएप मैसेज, और उस एक मैसेज में 135 एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस। मतलब इतने सालों की मेहनत, इतना बड़ा सिस्टम, और उसको बाईपास करने के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज काफी था। ये अपने आप में कितना डराने वाला फैक्ट है ना? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? जब एक परेशान पिता ने देखा कि उस लीक्ड पेपर के 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सवाल असली एग्जाम से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और वो घबराकर उद्योगनगर पुलिस स्टेशन गए, तो उन्हें क्या जवाब मिला? अफवाह मत फैलाओ। सीरियसली? जब सबसे पहले इस इतने बड़े फ्रॉड को रिपोर्ट किया गया, तो सिस्टम का ऑफिशियल रिस्पॉन्स एकदम डिनायल मोड में था। तो अब सवाल उठता है कि ये पेपर लीक एक्चुअल में हुआ कैसे। चलिए इस लीक की पूरी ट्रेल को ट्रेस करते हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो आप सच में दंग रह जाएंगे। एग्जाम था 3 मई को, लेकिन ये पेपर 29 अप्रैल को ही टेलीग्राम पर घूम रहा था। 2 मई आते आते ये व्हाट्सएप के थ्रू सीकर और केरला तक पहुंच चुका था। यानी एग्जाम शुरू होने से कई दिन पहले ही पेपर मार्केट में आउट था, और आखिरकार भारी दबाव के बाद 12 मई को इस एग्जाम को ऑफिशियली कैंसिल करना पड़ा। ये कोई आखिरी मिनट की गड़बड़ी नहीं थी, ये तो हफ्तों से चल रहा एक प्रॉपर ऑपरेशन था। अब देखिए ये पेपर देश भर में घुमा कैसे। इसका रूट बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस। वहां अंदर बैठे कुछ लोगों ने चुपचाप पेपर चुरा लिया। स्टेप 2, वहां से ये पेपर मिडलमैन के जरिए सीधा पहुंचा गुड़गांव, और वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने असली सवालों को कुछ नकली सवालों के साथ मिलाकर 410 क्वेश्चंस का एक गेस पेपर बना दिया, ताकि किसी को आसानी से शक न हो। और फिर स्टेप 3, वहां से ये गेस पेपर राजस्थान के सीकर में बैठे कोचिंग माफियाओं तक पहुंचा, जिन्होंने इसको आगे लाखों रुपए में बेचना शुरू कर दिया। अब इस पूरे ऑपरेशन को अकेले तो कोई चला नहीं सकता, राइट? तो चलिए बात करते हैं उन इनसाइडर्स और उस माफिया नेटवर्क की जो इसके पीछे था। इस पूरे रैकेट की हायरार्की बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट कंपनी जैसी थी। सबसे टॉप पर थे एनटीए के इनसाइडर्स मनीषा मांडे और पीवी कुलकर्णी। सोर्सेस के मुताबिक इन पर पेपर सेट करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने कथित तौर पर अपने ही घर बच्चों को बुलाकर आंसर्स रटाए। उसके बाद आते हैं मिडलमैन, जैसे शुभम खैरनार और यश यादव। इनका काम था इन पेपर्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करना और नेटवर्क में आगे पुश करना। और सबसे आखिर में थे डिस्ट्रीब्यूटर्स मांगीलाल और दिनेश बिवाल, जिन्होंने रिपोर्टेडली 30 लाख रुपए में इस पेपर को खरीदा और फिर स्टूडेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये कोई रैंडम हैक नहीं था, एक वेल ऑयल्ड मशीन थी। और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी बिवाल ब्रदर्स के बारे में जो डिटेल सामने आई हैं, वो और भी चौंकाने वाली हैं। सोर्सेज और रिपोर्ट्स के अनुसार दिनेश बिवाल बीजेपी यूथ विंग के मेंबर हैं, और उनकी राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ फोटोज भी मौजूद हैं। हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस फैक्ट्स पर बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन भाइयों को कथित तौर पर 1 महीने पहले से ही लीक के बारे में पता था। और हाँ, एक और फैक्ट जो बड़ा अजीब लगता है, पिछले ही साल इनके परिवार के 4 बच्चों ने नीट क्लियर किया था। ये वो फैक्ट्स हैं जो सोर्सेज में दर्ज हैं और अपने आप में काफी कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। अब ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, एनटीए फेल क्यों हुआ? इतना बड़ा सिस्टम आखिर चूक कहाँ गया? इस सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। एक तरफ एग्जाम सेंटर्स पर बच्चों की फिजिकली ऐसी चेकिंग हो रही थी कि उनके कपड़ों के टैग्स काटे जा रहे थे, चेन्स उतरवाई जा रही थी, और दूसरी तरफ डिजिटल रियलिटी कुछ और ही चल रही थी। माफिया किसी नॉर्मल फोन कैमरे का नहीं, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने डेटा ट्रांसफर छुपाने के लिए बाकायदा शैडो सर्वर्स तक सेटअप कर लिए थे। मतलब अथॉरिटीज का पूरा ध्यान बच्चों के कपड़ों पर था, और वहां माफिया डिजिटल दुनिया में पूरा गेम कर गए। और जब ये सब लीक की बातें सामने आई तो टॉप लीडरशिप का रिएक्शन क्या था? एनटीए के डायरेक्टर जनरल का शुरुआती बयान था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था और उसमें कुछ सवाल मैच कर गए। जरा सोचिए, 135 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच कर गए, और उसे बस एक इत्तेफाक या मामूली पीडीएफ बताया जा रहा था। ये डिनायल दर्शाता है कि सिस्टम अपनी कमजोरियों को मानने को ही तैयार नहीं था।
एक्सपर्ट एनालिसिस के मुताबिक इस सिस्टम में 3 बहुत बड़ी खामियां थीं। पहला, रैम्पेंट आउटसोर्सिंग। इतने सारे प्राइवेट वेंडर्स और टेम्पररी स्टाफ इन्वॉल्व थे कि पेपर न जाने कितने अनजान हाथों से गुजरा। दूसरा बड़ा रीजन था ह्यूमन डिपेंडेंसी। आज के डिजिटल जमाने में पेन और पेपर टेस्ट को फिजिकली ट्रक्स में भरकर ट्रांसपोर्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और तीसरी सबसे बड़ी फेलियर, अनयूटिलाइज्ड फंड्स। भारी फीस तो ली गई पर उसे सिक्योरिटी सुधारने पर खर्च नहीं किया गया। और जब हम फंड्स की बात करते हैं तो जरा इस नंबर को देखिए, 3,512 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो पिछले 6 सालों में स्टूडेंट से एग्जाम फीस के रूप में कलेक्ट किया गया है। इसमें से लगभग 448 करोड़ रुपए का तो बस सरप्लस पड़ा था एनटीए के पास। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब इतना पैसा था तो इन फंड्स को बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया गया? खैर, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, लेकिन आगे क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? इस मैसिव फेलियर के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन कमिटी ने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ बहुत सॉलिड रिकमेंडेशंस दी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये आउटसोर्सिंग कम कीजिए और परमानेंट अकाउंटेबल स्टाफ हायर कीजिए। दूसरा, एक ही दिन में पूरे देश का पेन पेपर टेस्ट लेने की जगह इसे मल्टी सेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स यानी सीबीटी में शिफ्ट करना चाहिए। और तीसरा, सबसे क्रूशल पॉइंट, पेपर को फिजिकली ट्रकों में मत भेजिए। एग्जाम वाले दिन एन्क्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सीधा सेंटर्स के सिक्योर सर्वर्स पर भेजा जाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि इतने बड़े स्केल पर एग्जाम एकदम सुरक्षित तरीके से करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों को देखें तो पिक्चर एकदम अलग है। भारत में जहां थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग और फिजिकल ट्रांसपोर्ट पर जोर है, वहीं चीन में उनके गांव एग्जाम को एक नेशनल सिक्योरिटी इवेंट माना जाता है। वहां एआई सर्वेलियंस और ड्रोन तक यूज होते हैं। और साउथ कोरिया में तो उनके सुनुंग एग्जाम के दिन फ्लाइट्स की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है, स्टॉक मार्केट डिले कर दिया जाता है ताकि बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि अगर सिस्टम सच में चाहे तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल बचता है, क्या हमारा इंडियन एग्जाम सिस्टम आखिरकार खुद को इवॉल्व करेगा ताकि ईमानदार बच्चों के फ्यूचर को बचाया जा सके, या फिर हम इसी साइकिल में फंसे रहने वाले हैं जहां पेपर लीक होता है, बवाल होता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। और इसीलिए इस सिचुएशन को देखते हुए एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस जो निकल कर आती है वो है प्लान बी की इम्पोर्टेंस। कभी भी अपना पूरा फ्यूचर किसी एक ऐसे सिंगल कमजोर एग्जाम के भरोसे मत छोड़िए। आज डेटा साइंस, एआई, सस्टेनेबिलिटी और क्रिएटिव फील्ड में इतने सारे नए विकल्प मौजूद हैं। हमें सिर्फ एक एग्जाम से ज्यादा अपनी काबिलियत और स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए और जागरूक बने रहिए।